करने वाला है। इंडिया कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में डेफ़िनेटली मई के एंड के पहले इंडिया का जो थिएटर कमांड्स है उसको अनाउंस करने वाला है। और ये थिएटर कमांड क्या हैं, इनका क्या इफ़ेक्ट होगा वो हम आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भई पिछले कुछ टाइम से जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं डिफेंस में, उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है इंडिया पे। जैसे आप देख रहे हैं ये न्यूज़ रिपोर्ट को कि नए थिएटर कमांड का प्लान रेडी है और सिर्फ़ अप्रूवल बचा हुआ है। अब इससे पहले कि हम आगे जाएँ, हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भई इसकी इतनी जल्दी क्यों है? इसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है? थिएटर कमांड का मतलब ये होगा कि एक कमांडर होगा एक एरिया का और वो पूरा आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स जो भी फ़ोर्स होगी वो उसके अंडर होगी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इससे पूरे फ़ोर्सेस इंटीग्रेट हो जाते हैं और एक कमांड के अंदर आ जाते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड फ़ोर्स का एक बहुत ही जॉइंटनेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू होता है। अब ये जो इंडिया का प्लान है वो ये है कि 3 मेन कमांड्स होंगे। एक नेवल कमांड जो कि गुजरात से साउथ में च स्टार्ट होगा और एक इधर कोलकाता के साउथ से जो पूरा नीचे का एरिया है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ये सारा एक नेवल कमांड के अंडर आएगा, उसको इंडियन नेवी लीड करेगी। दूसरा जो कमांड होगा वो पाकिस्तान फेसिंग होगा और वो पूरा ऊपर सियाचिन से नीचे सर क्रीक तक पूरा देखेगा और उसके अंदर पूरा का पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। मु पूरा कश्मीर आ जाएगा, कुछ लद्दाख का हिस्सा आ जाएगा और वो लीड करेगा एक इंडियन एयर फ़ोर्स का ऑफ़िसर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है। और तीसरा फिर यहाँ से बाकी कलकत्ता तक का एरिया जो पूरा बॉर्डर है म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, ये सारा जो एरिया है ये सारा एक आर्मी लीड करेगी इसका ये मतलब नहीं है और उसमें फोर्सेस नहीं होंगे, बट एक ये डिवीजन ऑफ लेबर है। और हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में बिकॉज़ यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत लार्ज एरिया है जो कि प्लेन्स है, जो कि पहाड़ी नहीं है। और इसलिए यहाँ पे एक बियॉन्ड विजुअल रेंज का एयरफ़ोर्स बैटल ज़्यादा या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का ज़्यादा गेम है। जबकि चाइना के साथ आप देखोगे मोस्टली वो कुछ उनकी फ़ोर्सेस की टुकड़ियाँ अंदर आ जाती हैं और एयरफ़ोर्स उनका उतना डोमिनेटिंग पोज़ीशन में आना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। और नेवी की जहाँ तक बात है उन्हें पूरा घूम के आना पड़ता है। तो ये बहुत ही उचित चॉइस मुझे लगी आफ्टर थिंकिंग थ्रू अबाउट इट। दूसरी बात ये है कि थिएटर कमांड इतना जल्दी में इसलिए हो रहा है या जल्दी तो नहीं कहेंगे बट ये मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकता हूँ कि अभी होने वाला है बिकॉज़ मई एंड के पहले-पहले हमारे डिफेंस सेक्रेटरी, हमारे सीडीएस और कुछ और ऑफिसर्स प्लस आई थिंक हमारे आर्मी चीफ, ये सारे रिटायर होने वाले हैं और एक नई टीम जॉइन करने वाली है। तो इससे पहले कि ये सारे के सारे हू आर ऑन द सेम पेज जो एग्रीमेंट में है इस प्लान के, ये रिटायर हो जाएँ और नई टीम आए, फिर उनके साथ एक डिस्कशन हो, ये अनाउंस कर दिया जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा और इससे हमारी काफ़ी बचत भी होगी और हमारी फ़ोर्स थोड़ी-सी क्या किफ़ायती तरीके से लगाई जा सकती है। उसका यूटिलाइज़ेशन बेटर हो सकता है, उसका ट्रेनिंग बेटर हो सकता है और उसका इफ़ेक्टिवनेस भी बेटर होगा। तो पहली बात तो ये है कि इसका बड़े दिनों से इंतज़ार था और वो अब घड़ी आ गई है जब ये अनाउंस होने वाला है। आपको याद होगा कि 3-4 साल पहले हमने सीडीएस का पहले अनाउंसमेंट करा, जिसमें जनरल बिपिन रावत थे हू पास्ड अवे इन अ एयर एक्सीडेंट। अ, लेकिन उसके बाद अनिल चौहान जी हैं और वो रिटायर होने वाले हैं। और हमारे जो करंट आर्मी चीफ हैं, वो एक इंजीनियरिंग कोर से आते हैं। और इस टीम ने पिछले 4-5 साल में एक तरीके से इंडियन डिफेंस फोर्सेस का, इंडिया का सिक्योरिटी apparatus का पूरा एक कायाकल्प कर दिया है। ये फ़ोर्स जो कि 2020 में या 2017 में डोकलाम क्राइसिस जो हुआ था, 2020 में जो लद्दाख का इंसिडेंट हुआ या 2019 का बालाकोट का इंसिडेंट हुआ, तो पाकिस्तान और चाइना को अगर अभी का इंडिया का डिफेंस देखना है वर्सेस व्हाट दे फेस्ड 4-5 years ago, even compared to Operation Sindoor, which happened just 1 year ago,
पाकिस्तान और चाइना को एक बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि वो कुछ ऐसी हरकत करें या ना करें। बिकॉज़ एक कंप्लीट ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है जो काफ़ी टाइम लगा इसे करने में, बट वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन इतना डीप है कि आप पहचान नहीं सकते इंडियन फ़ोर्सेस को कंपेयर टू 5 साल पहले। इसी संदर्भ में मैं आपको कुछ डेवलपमेंट्स दिखा रहा हूँ और ये रोज़ आते रहते हैं और मैंने कहा कि चलो कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अम, लेट्स सी। आप देखिए, इंडियन ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन सिंदूर, उस टाइम पे बहुत मीडिया में नेफेरियस एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स फैलाए और इंडिया ने उसका रिस्पॉन्स ये दिया है कि हमने एक ट्राई सर्विस इन्फो वॉरफेयर एजेंसी बनाई है जो कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस को हैंडल करेगी। अब इसका सिंपल मतलब ये हो सकता है कि जो प्रेस रिलीज़ है, जो रिपोर्टर्स के साथ आप कर रहे हो, इंडियन मीडिया को जो ब्रीफिंग दे रहे हो, क्या उनको बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा है, ये सारा एक तीनों एजेंसी, तीनों सर्विसेज़ के लोग एक साथ बैठ के एक एजेंसी में ये डिसाइड करेंगे और ये काम कंटीन्यूअसली चलता रहेगा। इनफैक्ट इनका काम स्टार्ट हो चुका है और इसके कुछ रिज़ल्ट्स भी दिख रहे हैं, उसके बारे में हम कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। अब अगर हम बाकी डेवलपमेंट्स देखें तो हमारा जो आर्मी है, उसमें काफ़ी डिटेल्ड एक तरीके से ट्रांसफ़ॉर्मेशन करा हुआ है और करा गया है और वो इसलिए हुआ है बिकॉज़ हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, वो एक इंजीनियर कोर्स से आते हैं, जहाँ तक मुझे पता है और एक फ्यूचरिस्टिक भैरव बटालियन बनाई गई है। ये सिर्फ़ एक है, इसमें और भी चेंजेज़ हैं और ये जो बटालियंस हैं, इनके पास अपने ड्रोन सिस्टम है, अपना एयर डिफेंस है, अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और इन सब ने मिलके एक डेमोंस्ट्रेशन भी दिया पठानकोट में, ध्यानचंद स्टेडियम में और ये एंटी टेररिस्ट मिशंस कर सकते हैं। ये इंडिया-पाकिस्तान बॉर्डर पे अंदर घुस के कुछ करना है, तो वो कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो चेंज है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहले क्या होता था जब आपका एक फ़ोर्स एक रेजिमेंट्स में डिवाइडेड है उसमें पैरा एसएफ भी है, तो आपको जो भी टास्क है उसके हिसाब से आप कुछ फ़ोर्सेस को बुलाते हो। लेकिन जब आपने उनको एक ही टीम में कर दिया पहले से ही और उनकी सबकी ट्रेनिंग एक साथ हर समय रहती है और उनको आप डिप्लॉय करते रहते हो अलग-अलग जगह पे, तो आपकी प्रिपेयर्डनेस और जो आपकी अ, एक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो अलग लेवल पे चली जाती है। तो ये एक मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे इंडिया में कुछ नए-नए जो कि डिफेंस को एक तरीके से काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करेंगे वो कुछ हुए हैं चीज़ें और ये मैं आपको दिखाता हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक 1000 किलोमीटर्स का क्वांटम कम्युनिकेशन का नेटवर्क बिछाया गया है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप दिल्ली से सपोज़िंग सूरत में बी 1000 किलोमीटर्स, वहाँ पे आप अगर आप कोई कम्युनिकेशन भेजते हैं, तो उसको हैक नहीं करा जा सकता, उसको इंटरसेप्ट नहीं करा जा सकता। अगर वो इंटरसेप्ट होगा तो वो मतलब इंटरसेप्ट तो होगा ही नहीं और उसकी कोशिश भी हुई तो वो पता लग जाएगा जो भी हमारा कम्युनिकेशन के नोड्स हैं। तो ये एक अनहैकेबल सिस्टम है। इस पे चाइना, रशिया, अमेरिका भी काम कर रहे हैं। इसमें ये अनाउंस करा गया। अब इसके अलावा क्या-क्या और डेवलपमेंट हो चुका है वो हमें नहीं पता है बट आगे जाके वॉर्स में ये होगा कि इसकी वजह से आपका जो काफ़ी हद तक अ, व्हाट शुड आई से जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो सिक्योर हो जाएगा। तो ये एक न्यूज़ थी। उसके अलावा आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि इंडिया ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू करा है अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये मतलब स्टेज 2 रिएक्टर है और इसके मायने ये हैं कि अ, मैं देखता हूँ ये अच्छा ये तो हो गया है। 1 सेकंड।
एक सेकंड आप मुझे दीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ब्रेक थ्रू है। एनीवेज़, तो इंडिया ने स्टेज 2 जो करा है उससे एक सस्टेनेबल ऑनगोइंग साइकिल बन जाती है यूरेनियम से प्लूटोनियम की, और ये ब्रीड करता है, मतलब कि ये यूरेनियम आप अपनी कार में सपोज़ पेट्रोल डालते हो, आप उसको 100 किलोमीटर चलाते हो और फिर टंकी में देखते हो कि पेट्रोल तो यूज़ ही नहीं हुआ, मतलब एक पेट्रोल की टंकी कम हुई बट दूसरी जगह कार में लगी हुई थी और उसमें कुछ डीज़ल निकल आया। तो एक तरीके से आपके लिए ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव, बहुत ही पॉल्यूशन फ्री, बहुत ही इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन हो सकता है एनर्जी सिक्योरिटी का। आपको पता ही है हम लोग 80-85% क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं और काफ़ी हद तक कोल पे डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। हाँ, रिन्यूएबल में बहुत कुछ हो रहा है बट हमारी डिमांड भी बढ़ रही है। तो ये जो डेवलपमेंट है ये वर्ल्ड में सिर्फ़ रशिया के पास एक ब्रीडर रिएक्टर है ऐसा, और इंडिया के पास बहुत सारा थोरियम है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। 25% रिज़र्व्स हैं हमारे पास वर्ल्ड के। तो वी वी विल नेवर रन आउट ऑफ थोरियम। ये ऑफ कोर्स यूरेनियम से यूज़ हुआ है, थोरियम का भी बन रहा है, वो अंडर डेवलपमेंट है। और बहुत सारी कंट्रीज़ इसको बहुत ही क्लोज़ली देख रही होंगी नर्वसनेस के साथ। बिकॉज़ इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा यूरेनियम का जो इम्पोर्ट है वो कम हो जाएगा, तो डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। तो ऐसे करके बहुत सारे और डेवलपमेंट्स हैं, और आपको ये जान के अच्छा लगेगा। ये मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये 2022 का डॉक्यूमेंट है और ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। ये पूरा डिफेंस डिपार्टमेंट का, ये इंडिया के डिफेंस डिपार्टमेंट का है बाय द वे। और ये 2022 में एक स्पेसिफिक टारगेट्स दिए थे कि एआई के प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने हैं, फिर यूज़र रिव्यू करना है, फिर उसके लिए पैसा वगैरह सारा एलोकेट हुआ था। अब ये जो एक पेपर है, ये बेसिकली हमें बता रहा है हमें क्या-क्या करना है। और आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो अ, आईएसीसीएस था, जो हमारा एयर डिफेंस नेटवर्क था, उसने बहुत ही आसानी से पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया, जो कि अभी गल्फ के स्टेट्स और इज़राइल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता उनके थ्रेट्स और पाकिस्तान ने जो भेजा वो थ्रेट्स सिमिलर थे, लेकिन उनको एक कंपैरेबल तो थे। और जो हिट रेट इंडिया का था और जो हिट रेट बाकी कंट्रीज़ का है, उसमें एक फ़र्क है। और वो इसलिए है बिकॉज़ बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा गया है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको फ्रेंड एंड फो आइडेंटिफ़ाई करना है। आपको ये देखना है ये क्या चीज़ आ रही है, इसको मारने के लिए हमें क्या यूज़ करना है। ये एक सिंपल चीज़ है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑफ कोर्स इसको करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हमने करा है और ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है। अभी इसमें आप सोचिए टारगेटिंग हो गई, आपका आईएसआर हो गया, मतलब कि सर्विलेंस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जब आप ऐड करोगे तो आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखेगी इंडिया की। अम, फिर हम देखते हैं ये अस्त्रा। अब क्या हुआ, जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में हमारी लड़ाई हुई, तो बहुत सारी पीएल-15 मिसाइलें इंडिया में आके गिरी। तो जैसे चाइना ने बहुत कुछ रिवर्स इंजीनियर करा है, तो हमने भी रिवर्स इंजीनियर कर दिया उसे, और अस्त्रा जो कि 110 किलोमीटर की होनी थी, वो अब 160, तो मतलब वो प्रोड्यूस हो चुकी है। उसको इंडक्ट करा जा रहा है। उसके ऊपर रिसर्च करके जो अस्त्रा मार्क 2 है, वो सुनने में आया वो 240 किलोमीटर ही तक जाएगी, और अस्त्रा मार्क 3 करीब 350-400 किलोमीटर में जाएगी, तक जाएगी उसकी रेंज। अब लोग कहते हैं नहीं जी, पीएल-17 का तो 300 किलोमीटर का है, आप कैसे लड़ोगे? तो ऐसा होता है, एक आप अगर आप सोचो, एक मिसाइल है, उस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है। अगर आप उसमें जो असला है, वो कम डाल दो और फ्यूल ज़्यादा डाल दो, तो उसका रेंज बढ़ गया ना। और उसमें आप किस एंगल से उसे फायर कर रहे हो, वहाँ पे क्या-क्या थ्रेट्स हैं, किस स्पीड पे एयरक्राफ्ट जा रहा है, कौन-सा एयरक्राफ्ट जा रहा है फाइटर। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये एक बहुत ही लीनियर फाइट नहीं होती है। इसमें छोटे से एक हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़े जहाज को भी मार सकता है।
अभी आपने देखा कि F-35 मार दिया एक बहुत ही सिंपल सरफेस टू एयर मिसाइल ने ईरान में, और वो एयरक्राफ्ट को बड़े मुश्किल से वो लैंड करा अमेरिका में, और उसके बाद F-15 तो 3-4 मार दिए। ये इंसिडेंट हुआ था कुछ दिन पहले। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, और इसमें ये जो डेवलपमेंट है, ये बीवीआर का जो एज था पाकिस्तान के पास बिकॉज़ ऑफ चाइनीज़ मिसाइल्स, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, और ऑफ़ कोर्स हमारे पास मीटियोर भी है और भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो PL-15 के दम पे अब फिर से तंग कर पाएँ इंडिया को, जो कि 10 मिनट के लिए करा था ऑपरेशन सिंदूर में। एंड आई एम चूज़िंग माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। 10 मिनट के लिए 1-2 एयरक्राफ्ट के आस-पास जा पहुँच पाए थे वो। तो ये एक और डेवलपमेंट है, इसके अलावा और भी डेवलपमेंट्स हैं। अ, ये देखिए हमारा जो एमका है, जो एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट है, जो कि 5.5 जनरेशन का है, उसके लिए कंपनी शॉर्टलिस्ट कर ली गई हैं, जो कि प्रोटोटाइप बनाएँगी, उसके लिए पैसा भी एलोकेट हो गया है। उसके बाद न्यूज़ नहीं आ रही है, मतलब कि ये पूरा प्रोग्राम आगे चल रहा है। तो ये जो अ, सारे के सारे डेवलपमेंट्स हैं, और मैं अब सारे नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि देयर इज़ सो मच। तो ऑल ऑफ दिस इज़ शोइंग कि एक कंप्लीट रिवॉम्प हो गया है इंडियन डिफेंसेस का, इंडियन डिफेंस फोर्सेस का, इंडियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का, इंडियन आईएसआर का, मतलब कि हमारी सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़, और अभी जो हमारे नाविक में इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको भी, उसका तोड़ भी निकाल लिया गया है। कुछ सैटेलाइट्स प्राइवेट सेक्टर भी बना रहा है, वो बहुत जल्दी लॉन्च भी होने वाले हैं। तो आप देखोगे कि विदिन, इन माय ओपिनियन, 2 साल में यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ इंडिया की बहुत हद तक इस लेवल पे पहुँच जाएँगी कि पाकिस्तान विल नॉट बी अ कॉम्पिटिटर, आज भी नहीं है, एंड चाइना भी बहुत सोचेगा कि इंडिया के साथ पंगा लिया जाए या नहीं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? आप मुझे बताइए, और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। आप लाइक करिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, आप कमेंट करिए, अपने व्यूज़ मुझे भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आजकल व्यूज़ कम हो गए हैं, तो इसलिए इफ यू सब्सक्राइब इट विल रियली हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।